लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम कुछ नया लेकर आए हैं। आप लोग जानते हो कि जैसे ही राज्य की रचना हुई उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार से राज्य किया जाने लगा। तो सबसे पहले हमको जो राज्य का संगठित रूप देखने को मिला तो उसे हम मान सकते हैं कि वह अधिनायकवाद रहा। अधिनायक शब्द का अर्थ क्या होता है कि इसमें किसी एक जिम्मेदार या शक्तिशाली व्यक्ति को शासन की व्यवस्था संभालने की बागडोर सौंपी जाती है और इसमें वह व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। वह राज्य में शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनचाहा व्यवहार करता है। उसका एक लक्ष्य होता है कि शासन व्यवस्था बनी रहे और इसके लिए हो सकता है कि किसी को परेशानी हो या ना हो। इसका उदाहरण आपने हिटलर और मुसोलिनी का नाम सुना ही होगा। तो चूंकि इसमें जनता पूर्ण रूपेण दुखी ही रहती है, अतः इस प्रकार के तंत्र को नकारा गया। तो दूसरा प्रकार आता है, सामने देखने को मिलता है कि राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ क्या हुआ कि राजतंत्र का अर्थ ये हुआ कि इसमें कोई एक व्यक्ति जो वंशवाद के आधार पर जनता पर शासन करता है, जो निश्चित रूप से निरंकुश होता है। यदि उसका जनता के प्रति कोई कोमल भाव होता है, यानी वह प्रजा को यदि पुत्रवत मानता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जनता सुखी रह सकती है। अन्यथा वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाहरी दबाव के जैसा चाहता है वैसा राज्य करता है। तो निरंकुश होने के कारण निश्चित रूप से जनता इससे भी दुखी रहती है, अतः राजतंत्र को भी नकार दिया गया। राज्य का तीसरा रूप देखने को मिलता है, वह है कुलीन तंत्र। नाम से स्पष्ट है कि इसमें समाज का कोई विशेष वर्ग जनता पर शासन करता है, अर्थात उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो अत्यंत धन संपन्न होते हैं और उच्च कुल के होते हैं, वह जनता पर शासन करते हैं। तो ये कुलीन वर्ग जब जनता पर शासन करेगा तो निश्चित रूप से ही वह एक ही पक्ष को देखेगा, अर्थात वह जनता के मनोभावों को अलग कर देगा। उस पर वह विचार नहीं करेगा, वह केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा और निश्चित रूप से जनता तब भी दुखी ही रहेगी। तो अब हमारे सामने आता है चौथा रूप, वह होता है लोकतंत्र। यदि मैं आपसे पूछूं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से आपने अपने माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ा होगा और अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा आप मुझे बता देंगे कि वह शासन व्यवस्था जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया जाता है। बिल्कुल सही। तो लोकतंत्र का अर्थ यही हुआ कि ऐसी स्थिति में जनता प्रभावी होती है। वह या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपनी प्रतिनिधि भेजकर शासन कार्य करती है। प्रत्यक्ष रूप से का अर्थ होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात जनता स्वयं देश पर शासन करे, अपने नियम स्वयं बनाए, यह हो गया प्रत्यक्ष। परंतु दूसरा रूप इसका प्रभावी है और वह है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता अपने बीच में से ही प्रतिनिधि भेजती है और वह जनता के अनुकूल ही जनता पर शासन करती है। और ऐसी स्थिति में चूंकि वे जनता के अनुसार कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता के हित में ही कार्य करते हैं। लोकतंत्र का जब शासन देखा गया तो कुछ समय तक ठीक रहा, पर ऐसा महसूस किया गया कि अभी इसमें कुछ कमियां हैं और वह कमी कुछ बिंदुओं पर देखी गई, जैसे शासन व्यवस्था के रूप में। तो शासन व्यवस्था के रूप में क्या है कि ऐसी स्थिति में शासन व्यवस्था करते हुए हुआ कि चूंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे, तो यदि जनता के प्रतिनिधि सही रूप में कार्य नहीं करते तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
तो आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कुछ विचारकों ने लोकतंत्र को परिभाषित किया। आइए हम देखते हैं उसके अंतर्गत कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो जैसे पहले आप लोग सभी जानते हैं अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र वह शासन का प्रकार है जिसमें जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। निश्चित रूप से इसमें हर क्षेत्र में जनता को ही प्रधान माना गया है। नियम भी जनता बनाए, शासन भी जनता करे, और यदि कोई गलती होती है तो उसको दंडित करने का अधिकार भी शासन को होता है, जनता को होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया। यदि जनता को लगता है कि हमारा चुनाव गलत हुआ तो ऐसी स्थिति में जनता चाहे तो उस प्रतिनिधि को नकार भी सकती है और उसके पद से हटा भी सकती है। इसी प्रकार सीले ने भी कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग है। यह भी वही प्रदर्शित करता है कि जनता का भी इस शासन में एक भाग है। एक भाग है, इसका अर्थ क्या होगा कि जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। जनता जब अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है तो निश्चित रूप से वह अपने नियमों के अनुसार ही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इस प्रकार जनता का में प्रत्येक व्यक्ति का, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। ब्राइस ने क्या कहा कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग के हाथ में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय के हाथ में होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? वह सभी लोग यही कह रहे हैं, जन समुदाय यानी जनता ही। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राजतंत्र या अधिनायकवाद और या कुलीन तंत्र के समान जो शक्ति है, जो शासन की शक्ति है, वह किसी एक हाथ में नहीं होकर बल्कि पूर्ण जन समुदाय में होती है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों के रूप में। गैटिल का कहना है लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासन पर जनमत का नियंत्रण होता है। शासन का वह प्रकार जिसमें शासन पर किसका नियंत्रण होता है? जनमत का, अर्थात निश्चित रूप से जनता का। यानी जनता का यदि नियंत्रण है तो वह शासन कहलाएगा लोकतंत्र। और हॉल ने कहा है प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह रूप है जिस पर जनमत का नियंत्रण होता है। शासन बोलो या राजनीतिक संगठन, तो राजनीतिक संगठन एक ऐसा राजनीतिक संगठन जिस पर जनता का अधिकार हो, जनता के अनुसार चले, तो वह जो प्रथा है वह लोकतंत्र कहलाएगी। तो इस प्रकार शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या देखा कि जनता का प्रतिनिधित्व लोग करते हैं, प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है और वो भेजे जाते हैं किसके द्वारा? जनता के द्वारा। और यदि वास्तव में वो सही कार्य करते हैं तो लोकतंत्र सफल हो जाता है। दूसरा देखते हैं समाज व्यवस्था के रूप में, राज्य प्रकार के रूप में। राज्य प्रकार का अर्थ क्या हुआ? राज्य प्रकार का अर्थ ये हुआ कि यह अनुभव किया जाता है कि लोकतंत्र कुछ समय तक तो ठीक चलता है, परंतु धीरे धीरे भ्रष्टाचार के कारण उसमें कुलीन तंत्र का गुण भी आने लगता है। ऐसी स्थिति में जनता को जागरूक होना चाहिए और जनता अपने प्रतिनिधियों को जो कार्यभार सौंपती है, यदि उसके अनुकूल वे कार्य नहीं करते तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जाना चाहिए। अर्थात उनके कार्य के संपूर्ण नियंत्रण जनता के द्वारा किया जाए। यदि ऐसा होता है तो इस प्रकार वह राज्य के प्रकार के रूप में माना जाएगा। और तीसरा प्रकार हुआ समाज व्यवस्था के रूप में। समाज व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ कि यदि जनता को सामाजिक समानता या स्वतंत्रता नाम मात्र को दे दी जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि यह समानता और स्वतंत्रता उसको वास्तविक रूप में दी जाए। वास्तविक रूप का अर्थ क्या होगा? वास्तविक रूप का अर्थ ये होगा कि समानता का अर्थ कि जाति भेदभाव किए बिना, लिंग, जाति, भाषा, प्रांत का भेदभाव किए बिना उन्हें हर क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान की जाए, समानता पूर्वक उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जाए। तो ये हुआ समानता। और स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि वह चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र हो,
तो हर क्षेत्र में उनको भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, जब तक कि वे ऐसे कोई कार्य न करे जो राज्य के विरोध में हो, जो लोकतंत्र को घात पहुंचाते हो, के लिए घातक प्रतीत होते हों। ऐसी स्थिति न हो तो उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता यदि दी जाए तो यह कहलाएगा समाज व्यवस्था के रूप में। और अंतिम है आर्थिक व्यवस्था के रूप में। आर्थिक व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ कि लोकतंत्र में जो जनता है उनका आर्थिक रूप से भी ख्याल रखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज को केवल दो वर्गों में नहीं बांटा जाए कि एक पूंजीपति वर्ग और एक निर्बल गरीब वर्ग, अर्थात जो जनता है उसको भी कम से कम अपने जीवन स्तर को सम्माननीय स्तर का बनाने का पूर्ण अधिकार हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो, अर्थात आर्थिक स्वतंत्रता हो, जिसमें वह अपना रोजगार प्राप्त करने, परिवार को चलाने आदि की क्षमता रखे। अगर ऐसा है तो यह हो गया उसकी आर्थिक व्यवस्था। इस प्रकार लोकतंत्र को इन 4 भागों में बांटा गया है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य करवाती है। तो जनता को ये पूरा अधिकार है कि वो कार्य किस प्रकार कर रही है, इसका निरीक्षण करते रहना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जनता को जागृत अवस्था में होना चाहिए और देखा जाए उनके द्वारा कि लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्रात्मक तरीके से चल रहा है या नहीं, अर्थात जिन प्रतिनिधियों को हमने शासन कार्य के लिए कार्यभार सौंपा है वह सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। यदि ऐसा होता है तो यह लोकतंत्र की सफलता होती है और वास्तव में लोकतंत्र का अर्थ निकलता है। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है। इसमें पहला है लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता में विश्वास करते क्या हुआ कि जो सत्ता है वो लोगों के प्रभुत्व के कारण उत्पन्न होती है, यानी जो प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं उनको यह प्रभुत्व कहाँ से प्राप्त हुआ है? जनता से, और साथ ही जनता का भी प्रभुत्व है। तो लोक प्रभुता में विश्वास रखना जरूरी है, अर्थात जनता ने अपने प्रतिनिधियों को यह कार्यभार सौंपा है तो वह इस प्रकार से कार्य करे कि जनता उस पर विश्वास करे। साथ ही जनता को भी अपने प्रतिनिधियों की कार्यशैली पर विश्वास रखना चाहिए। और यह विश्वास कब सही होगा? जब वास्तव में प्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करेंगे और देश का विकास करेंगे। दूसरा है, और लोग इसको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आ गया लोकप्रिय व नियतकालीन चुनाव। अब ये लोक प्रभुता कब संपन्न होगी? जब लोकप्रिय चुनाव होंगे। इसका लोकप्रिय चुनाव का अर्थ क्या हुआ कि जनता के द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी चुनाव के द्वारा और इसके बाद वह उन पद प्राप्त करेंगे। तो प्रतिनिधियों का भी यह कार्य है अपना इनका व्यक्तित्व इस प्रकार से हो कि वह जनता के हित में कार्य करें और एक नियतकालीन समय पर अपने सारे कार्यों को पूर्ण कर लें, ताकि जनता फिर नया चुनाव कर सके। और यह जो चुनाव है तो वो यह चुनाव भी नियतकालीन होना चाहिए, अर्थात जनप्रतिनिधियों को इसमें टाला मटोली नहीं करना चाहिए कि यह चुनाव की अवधि को आगे बढ़ा दे या कम कर दे। नियतकालीन चुनाव यदि होते हैं तो निश्चित रूप से कार्यशैली जो रहेगी वह उचित मानी जाएगी। लोकप्रिय नियंत्रण का अर्थ यहाँ पर यह होगा कि लोक यानी जनता का अपने प्रतिनिधियों का बस एक कार्य ऐसा नहीं हो कि उन्होंने चुनाव करवा दिए, पद उनको प्रदान कर दिए और जो जनता है वो निश्चिंत हो गई। नहीं, जनता को अपने इन प्रतिनिधियों के कार्यों को भी देखना चाहिए और प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इन पर नियंत्रण का कार्य भी करना चाहिए। यदि यह नियंत्रित नहीं हुए तो हो सकता है कि यह लोकतंत्र फिर राजतंत्र या कुलीन तंत्र का रूप धारण कर ले। तो इसमें जिम्मेदारी जनता की है
कि वह अपने प्रतिनिधियों की कार्यशैली पर नियंत्रण रखे। अगला है राजनीतिक और नागरिक समानता। राजनीतिक और नागरिक समानता जो है, समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। मूल आधार है अर्थात समानता जब तक नहीं होगी तब तक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ समानता का अर्थ क्या हुआ कि जनता समान रूप से निर्वाचन का कार्य कराती है और प्रतिनिधियों को भेजती है, तो जनता के प्रति भी समानता का भाव होना चाहिए, अर्थात उनमें जाति वर्ग भेद नहीं होनी चाहिए, उनके प्रति किसी भी प्रकार के असमान भाव प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जनता को देश के हर कार्य में समानतापूर्ण ढंग से हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। यदि ऐसा है तो लोकतंत्र सही मायनों में सही साबित होगा। दूसरा है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा होती है। तो यदि जनता को स्वतंत्रता प्राप्त है, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ कि वह राजनीति के कार्यों में भाग ले सकती है, अर्थात वोट डालने का उसको अधिकार, स्वयं सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, यानी ये स्वतंत्रता है। और नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ कि राज्य के किसी भी मामले में नागरिक होने के कारण उसे कार्य करने की स्वतंत्रता है, अर्थात वह अपने प्रतिनिधियों की आलोचना करने का भी अधिकार रखे, यानी यह स्वतंत्रता भी है। सरकार के कामों को देखने की स्वतंत्रता है, उनकी आलोचना करने की स्वतंत्रता है और प्रचार प्रसार माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। यदि ऐसा है तो लोकतंत्र सही मायने में कार्य कर रहा है। शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है, अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इनके कार्यों का अलग अलग विभाजन होना चाहिए। एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करें, परंतु हाँ, किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य रहे, अन्यथा इनमें से कोई एक भाग निरंकुश हो जाएगा। तो इस प्रकार इन्हें अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता तो हो, परंतु एक सीमा तक। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, इस पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अन्यथा न्यायपालिका का कोई अर्थ नहीं रहेगा। न्यायपालिका जिम्मेदार हो और देश के हर कार्य में सफलतापूर्वक कार्य करे, जहां उसको आवश्यकता हो वह इन प्रतिनिधियों पर अंकुश भी धारण करे। अगर ऐसा है तो लोकतंत्र सही मायनों में साबित होगा। राजनीतिक दलों में सद्भावना। किसी लोकतंत्र की यह पहचान है कि वहाँ एक से अधिक राजनीतिक दल तो होने चाहिए, परंतु इन राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इन राजनीतिक दलों में कोई एक सरकार में अगर चला गया तो अन्य राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि वह इस दल का, अर्थात जो बहुमत से पारित हुआ है, उसकी सहायता करे, उसके प्रति बंधुत्व का भाव रखे, क्योंकि इनका कुल कार्य यह है कि वह राज्य का विकास और जनता का हित चाहती है। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों का भी आपस में बंधुत्व का भाव हो तो यह लोकतंत्र सही साबित होगा। और अंत में बहुमत का शासन। बहुमत का शासन का अर्थ क्या होगा कि जिसको बहुमत मिला है उसकी सरकार बनेगी, परंतु वह निरंकुश न हो जाए। कुल मिला के बहुमत अवश्य प्राप्त हुआ है, परंतु यह जनता के द्वारा प्राप्त किया गया है, अतः जनता को इस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा यह निरंकुश हो जाएगा। तो इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि जनता का तंत्र और उनके प्रतिनिधि निश्चित रूप से हर समय जनता के नियंत्रण में रहे। अगर ऐसा होता है और वह जनता के हित में कार्य किया जाता है तो लोकतंत्र सही मायनों में अपने अर्थ को प्राप्त करता है। तो छात्रों, आपका यह जो 5वां यूनिट है ये पूरा का पूरा लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात आज हमारा ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है।
अभी इसका कुछ अंश मैंने आपको बताया है, आगे फिर इसी 5वीं यूनिट में लोकतंत्र का ही कुछ और लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।